हेलो एवरीवन, मैं नेहा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। अक्सर हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम चाह कर भी दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं, पर हमारे देश में युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो पूरे जोश और जुनून के साथ हर व्यक्ति की मदद करता है। फिर चाहे वो स्लम एरिया में जाकर बात बच्चों को पढ़ाने की हो या फिर महिलाओं को सैनिटेशन के बारे में बताना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनएसएस की, यानी नेशनल सर्विस स्कीम। तो आज हमारे साथ हैं एनएसएस के ही स्टूडेंट हेड नीलांक राव, जिनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे और एनएसएस की बहुत सी कहानियों को किताबों के पार जाकर समझेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं एनएसएस के इतिहास से लेकर आज तक का सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है नीलांक आपका। थैंक यू नेहा। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि ये थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्योंकि हम लोग कॉलेज में रहते हैं, क्लासेस करते हैं, अगर एनएसएस की बात करें तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, इवेंट्स करते हैं, बट एक ये नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर के और आपसे मिल करके, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के थ्रू बहुत सी बातें यहाँ पे रखने वाले हैं, राइट? तो इस बार हमारे फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हैं। हर बार क्या होता है कि हमारे जो होस्ट होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन करना, बट इस बार हम अपने गेस्ट को भी एक मौका दे रहे हैं कि वो एक क्वेश्चन करें हमसे। तो आपके लिए एक जो क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से वो ये होगा कि क्लास 12th की नेहा और अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर की नेहा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया? देखिए, डिफरेंस तो बहुत आ जाते हैं। जैसे जब हम एक स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो बहुत डिफरेंस हो जाते हैं, बट मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ है। मतलब जब मैं स्कूल में थी उस टाइम पे मुझे याद है कि जब 15 अगस्त या कोई भी फंक्शन होता था तो हमारे टीचर हमें कहते थे कि आपको स्पीच बोलनी है, तो स्पीच के लिए तो ना रहती थी। बट अभी अगर हम यहाँ आए कॉलेज में तो मतलब मौका देखते हैं कि हाँ, कहीं पे बोलने का मौका मिल जाए, चाहे वो थोड़ा हम खराब ही बोलते हैं, बट हाँ, मौका मिल जाता है। तो अब मेरी बारी है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एनएसएस एक सोशल सर्विस स्कीम है, बट एज अ स्टूडेंट हेड अगर आपको प्रेजेंट करना हो, एनएसएस के बारे में बताना हो, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे? देखिए, अगर हम बाहर से देखें तो एनएसएस एक सोशल सर्विस स्कीम दिखती है, वो है। एनएसएस का जो प्राइम मोटिव है, एनएसएस का जो मेन फंक्शन है, वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, और सोसाइटी का जो पिछड़ा तबका है, जो ऐसे लोग हैं जो मेन सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको मेन सोसाइटी से कनेक्ट करना है। ये हमारे कुछ प्राइम मोटिव्स हैं। बट अगर मैं ये इंडिविजुअल लेवल पे जाऊँ, तो अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है जी। तो हमारा एक जो वॉलंटियर होता है वो सोसाइटी का पार्ट होता है। तो अगर हमारा एक वॉलंटियर डेवलप हो रहा है तो वो अपने साथ 10 और लोगों को डेवलप कर सकता है। जी जी, बिल्कुल। तो अगर हम एक वॉलंटियर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, एक वॉलंटियर को कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ सीखने का मौका देते हैं, exactly. वो अपने दोस्तों को वो चीज़ सिखा सकता है। तो हम अगर 200 बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो अपने साथ 2000 बच्चों को सिखा सकते हैं जी। तो अगर हम एनएसएस की बात करें तो एनएसएस सोशल सर्विस के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे आया ग्रेजुएशन के लिए, तो स्टार्टिंग में मैं इतना ओपन नहीं था यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में आना, डिपार्टमेंट से बाहर जाना, यहाँ तक ही सीमित था। सुबह 9 बजे कॉलेज आना, 5 बजे निकल जाना। हाँ, कॉलेज लाइफ में तो यही होता है। फिर एनएसएस ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद मुझे मिला एक्सपोजर। तो अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो मतलब सोसाइटी के ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला, ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला जो ये नहीं जानते हैं कि आधार कार्ड कैसे बनता है, जो बहुत बेसिक सी चीज़ है हमारे लिए, जो हम अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, वो उनके पास नहीं है।
तो ये जानकारी मिली कि ऐसे भी लोग हैं इस समय जो आधार कार्ड नहीं जानते हैं क्या है और कैसे बनता है। तो हम लोगों ने उनकी सहायता की, उनको बताया कि कैसे आधार कार्ड बनता है, उनको वहाँ तक पहुँचाया कि आधार कार्ड, ये जन सेवा केंद्र है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड बन जाएगा। तो फिर ये एक अलग फीलिंग देता है इंसान को अंदर से कि मैंने एक इंसान की मदद की है। हाँ। तो ये जो अंदर की फीलिंग है, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आती है। ओके, मतलब एक फोरम के थ्रू, जब आप एक फोरम से जुड़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। तो जैसे कि अभी आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो हमारे जो व्यूअर्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है, उसमें स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे, तो उसमें कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन करना चाहते होंगे एनएसएस। तो आप क्राइटेरिया बताइए कि कैसे एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है एनएसएस ज्वाइन करने का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो एक स्टूडेंट होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी के एनएसएस में वो इनरोल होना चाहता है उस यूनिवर्सिटी का एक वैलिड स्टूडेंट होना चाहिए जी। और चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, वो दोनों ही कोर्सेज में से अगर है तो वो इनरोल हो सकता है एनएसएस में। सर्विस एनएसएस की 2 साल की होती है। अच्छा। 240 घंटे हमें पूरे करने होते हैं सर्विस के। उसके बाद एनएसएस से हमें सर्टिफिकेट मिलता है। 240 घंटे ऑन एवरेज बेसिस ये माना जाता है कि 2 साल लगते हैं इंसान को 240 घंटे कंप्लीट करने के लिए, प्लस 7 डे स्पेशल कैंप। ठीक, 2 साल की सर्विस में एक 7 डे स्पेशल कैंप हमको करना होता है अटेंड, और 240 घंटे की सर्विस पूरी करनी होती है। वो ये रिकॉर्ड हमारा अटेंडेंस के बेसिस पे निकलता है। ये तो एनएसएस का क्राइटेरिया है। पर्सनल लेवल पे अगर मैं जाऊं तो एनएसएस कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसके अंदर ये एंथुजियाज्म है कि वो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, या कोई ऐसी चीज उसको लगती है जो सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए, तो उसको एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो इसी से मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए तो उस टाइम तो सब कुछ नया नया रहा होगा, राइट? तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए? इससे रिलेटेड कोई स्टोरी या किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, एनएसएस के बारे में मैं स्कूल टाइम से जानता था, क्योंकि मैंने गोरखपुर में जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे मैंने देखा है कॉलेजेस में एनएसएस को काम करते हुए। तो एनएसएस का जो वर्क फंक्शन है, सोसाइटी के लिए काम करना, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, और हम अपने मोटो की अगर बात करें तो नॉट मी बट यू, जिसका मतलब ये है कि हम सोसाइटी को खुद से पहले रखते हैं। तो मुझे ये बहुत पहले से ये अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अगर मैं कॉलेज आ रहा हूँ तो कॉलेज में सिर्फ मतलब किताबी जो नॉलेज, किताबी ज्ञान है वो ज़रूरी नहीं है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट एरिया पे काम करना चाहिए। Exactly. तो अगर मैं सिर्फ 9 से 5 कॉलेज आ रहा हूँ, क्लासेज अटेंड कर रहा हूँ और वापस चला जा रहा हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो नॉलेज मुझे मिल रही है, वो मेरे पास ही रह जा रही है। तो क्यों ना मैं अपने नॉलेज का इस्तेमाल करूं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करूं और लोगों को भी जागरूक करूं और इस समाज में एक बदलाव लेके आऊं। इस सोच के साथ मैंने एनएसएस ज्वाइन की थी। ओके, जैसे कि जब आपने एनएसएस ज्वाइन किया तो एज एक नॉर्मल वॉलंटियर ही ज्वाइन किया होगा जी। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक वॉलंटियर की होती हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक स्टूडेंट हेड की होती हैं, जो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बताइए। देखिए, जब हम वॉलंटियर रहते हैं एनएसएस में तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है कि हमें टाइम से जाना है, इवेंट स्टार्ट होने वाला है, इवेंट होने वाला है, उसमें हम टाइम से पहुँचें, हमें जो टास्क दिया गया है उसको हम अपना 100% दे करके परफॉर्म करें जिससे वो इवेंट सक्सेसफुल हो। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिशन की तरफ, तो स्टूडेंट हेड की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? वॉलंटियर की जिम्मेदारी है कमांड्स लेकर के या डायरेक्शंस लेकर के उसको फॉलो करना है। स्टूडेंट हेड की जिम्मेदारी है पूरी यूनिट को संभालना, उस पूरी यूनिट के बच्चों को साथ में लेकर के चलना। और 200 बच्चे हैं तो वो 200 बच्चे 200 पर्सनालिटीज़ हैं, तो उन 200 पर्सनालिटीज़ को यूनाइट रखना, उनसे वो इवेंट सक्सेसफुल करवाना और हर बच्चे की काबिलियत देखते हुए और वो उसको ऐसा टास्क देना कि वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके उस टास्क को सक्सेसफुली वो कर सके, एग्जीक्यूट कर सके
और अब खुद को भी इन्हांस कर सके साथ में। तो ये एक काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन मुझे जो फील होता है। ओके, तो क्या क्या काम आप लोग करते हैं एनएसएस में, थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे? देखिए, एनएसएस का मेन मोटो है फॉर सोसाइटी। अगर हम फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल के तरफ बढ़ें तो हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं जी। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराने से ये होता है कि कोई एक ऐसा पेशेंट जो अर्जेंट नीड में है, ब्लड हमको ऑपरेशंस में भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, या किसी को कोई भी परेशानी है, प्लेटलेट्स कम हो गई, आरबीसीज कम हो गई, तो हमें अर्जेंट नीड आती है ब्लड की। एग्जैक्टली। और अर्जेंट नीड के टाइम हमें डोनर नहीं मिलता है तो हम ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए होते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराने के बाद डोनर कार्ड्स मिलते हैं। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट हम डोनर कार्ड से फुलफिल कर सकते हैं। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो कोई भी पेशेंट जिसको अर्जेंट नीड होगी ब्लड की, तो वो हमसे कांटेक्ट करके और अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है ब्लड की। इसके आगे मुझे याद है कि एक बार ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था और वहाँ पे एक बच्ची आई थी, वो ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड डोनेट कर रही थी और वो बेहोश हो गई थी। तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसे फील हुआ कि उस टाइम पे मैंने डोनेट नहीं किया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि मतलब एक कोई ऐसा इंसान है जो ब्लड डोनेट कर रहा है और एक मैं हूँ जो मैंने डोनेट नहीं किया और वो दे रही है, बेहोश हो जा रही है एक किसी अगले इंसान के लिए। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि मुझे भी देना चाहिए था। तो नहीं, ये देखिए, ब्लड डोनेशन करने के बाद एक खुद से अंदर से फीलिंग आती है कि हमने किसी की जान बचाने के लिए ये दान किया। हाँ, ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। और हाँ, तो यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड डोनेशन के बाद अगर मैं किसी एक इवेंट का एग्जांपल दूं तो हम स्वच्छता पखवाड़ा करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्लीनिनेस ड्राइव भी कहते हैं जी। तो महात्मा गांधी के ही उस पे पर्सपेक्टिव पे, उनकी सोच पे एनएसएस का निर्माण हुआ था। तो महात्मा गांधी एक स्वच्छ भारत का सपना भी देखते थे। तो अगर हम स्वच्छ भारत के सपने की बात करें तो अगर हमारा जन्म ही हुआ है महात्मा गांधी की सोच पे, तो उनकी एक और सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। तो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम क्लीननेस ड्राइव ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो क्लीननेस ड्राइव गांव में भी होती है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के पीछे उत्तरधौना गांव है, उसमें भी हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, और भी जगह जाते हैं। और क्लीननेस ड्राइव के लिए ही नहीं, मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने चिनट के पास एक मेडिकल हॉस्पिटल में कैंप लगाया था, पेशेंट्स की काउंसलिंग की थी। इसके आगे बढ़ते हैं तो डेंटल कैंप्स लगते हैं। तो मैं अगर ये बताऊं आपको तो मेडिकल कैंप, डेंटल कैंप, फिर क्लीनिनेस ड्राइव, ब्लड डोनेशन, और इसके अगर हम अलावा जाते हैं, ये तो सोसाइटी का पार्ट हो गया कि सोसाइटी वेलफेयर के लिए हमने ये इवेंट्स कराए हैं। इससे अगर हटते हैं तो हम बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो इवेंट्स हमारी, जैसे यूनिवर्सिटी ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का सोचा है तो उसमें हम अपना योगदान देते हैं। फॉर एग्जांपल उत्कर्ष हो गया, उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, हमारे बच्चे रहते हैं एनएसएस के ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ में। तो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। तो जैसे कि आप इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते होंगे। तो कोई ऐसी मेन प्रॉब्लम जो अभी आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम को मेन नहीं समझता हूँ। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी तरफ तो उसमें हर्डल्स आना वो तो जाहिर सी बात है। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर्डल्स आएंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हर्डल्स आएंगे। तो हमारा ये काम है कि उस प्रॉब्लम को हम फेस करें और उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके जो हमारा टास्क है, जो हमारा मोटिव है, उसको अचीव करें और फुलफिल करें। तो अगर मैं बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करूं तो बेसिक प्रॉब्लम हमारी आती हैं कि अटेंडेंस नहीं होती है बच्चों की। तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके अपने अपने वो होते हैं, शेड्यूल होता है सबका, सब कोई अलग अलग जगह इंगेज होता है। बट उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हम इवेंट सक्सेसफुल करते आते हैं और करते रहें। ओके, तो जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो
उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा, तो उस फीडबैक को कैसे आप अपने वॉलंटियर्स के साथ में शेयर करते हो एंड कैसे आप उसको दिखाते हो कि हाँ मुझे अगले इवेंट में ये चीज़ें नहीं लानी है? देखिए, नेगेटिव फीडबैक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, वो फैकल्टीज़ की तरफ से भी आ सकते हैं और किसी और स्टूडेंट की भी तरफ से आ सकते हैं। बट मैं नेगेटिव फीडबैक्स को नेगेटिव नहीं लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक्स जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारे काम में क्या कमी रह गई, हाँ। या हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, या मतलब वो हमारी पर्सनालिटी को और निखारते हैं। जी। तो जैसे ही ये एक बहुत फेमस कहावत कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रशंसकों के साथ साथ हमारे आलोचक भी होने चाहिए जी। तो मैं इसी थॉट के साथ काम करता हूँ कि अगर हमारे आसपास हमारे आलोचक नहीं होंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव फीडबैक्स को मैं नेगेटिवली नहीं लेता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि एटलीस्ट इस इंसान ने ये जो कुछ देखा, कमी देखी और उसने मुझे बताया, तो मैं फिर अपने वॉलंटियर से वो चीज़ शेयर करता हूँ कि हमारे काम में ये कमी बताई गई है, तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार ये कमी भी ना बताई जाए। तो अगर हम इस कमी पे भी काम करते हैं, इस कमी को ख़त्म करते हैं, तो चांसेस हैं कि नेगेटिव फीडबैक्स नहीं आएंगे। आई थिंक ये बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी है कि आप किसी भी नेगेटिव फीडबैक को भी आप अच्छे से अपनी पर्सनालिटी में लेके चलते हो और अपने वॉलंटियर्स को भी आप उस चीज़ के लिए कहते हो। तो अभी मेरे पास गेम है आपके लिए, तो जिसका नाम है पहल पहेली की। तो मैं आपसे कुछ पहेलियाँ बोलूँगी और वो जो पहेलियाँ होंगी वो आपके जो आप इवेंट्स, कुछ मैं हिंट दूँगी, जैसे जो आप इवेंट्स करवाते हो उससे रिलेटेड कोई एलिमेंट हो सकता है, और वो चीज़ें जब आप उसका आंसर कर लोगे तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड मैं अपने व्यूवर्स से भी बोलना चाहूँगी कि वो भी अगर उन्हें भी आंसर्स पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ना मैं ताज हूँ ना हूँ टोपी, हूँ ज़रूरत मैं आम आदमी की, है मेरा एक सुझाव जब भी कहीं तुम बाहर जाओ, मुझे हमेशा तुम साथ ले जाओ। क्या एनएसएस कैप है क्या ये? एक बार और बोलती हूँ, ना मैं ताज हूँ ना हूँ टोपी, हूँ ज़रूरत मैं आम आदमी की, है मेरा एक सुझाव जब भी कहीं तुम बाहर जाओ, मुझे हमेशा तुम साथ ले जाओ। ये हमारे इवेंट का एलिमेंट है ये? जी, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, हेलमेट। हाँ, रोड सेफ्टी। जी जी, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए, रोड सेफ्टी भी हमारा एक इनिशिएटिव है जो पूरे नेशन में जितनी भी एनएसएस की यूनिट्स हैं वो भी रोड सेफ्टी पे ही काम करती हैं, रोड सेफ्टी पे भी काम करती हैं। रोड सेफ्टी क्लब भी हमारे यहाँ एक गठित किया गया है। रोड सेफ्टी क्लब का ये काम होता है कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं, यूनिवर्सिटी के आसपास हो गए, या अगर हम एक एनएसएस वॉलंटियर हैं तो हमारे जानने में कोई है तो हम उसे रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करें। रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने का तात्पर्य ये होता है कि कोई इंसान है, वो बाइक चलाता है बट वो हेलमेट नहीं पहनता है, या कोई कार चलाता है वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है, प्रॉपर जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, रेड लाइट हो गया, पार्किंग हो गई, इन सब का पालन नहीं करता है, तो उसको इस बारे में जागरूक करना कि उसकी ये गलतियाँ उसके साथ साथ किसी और के लिए भी घातक हो सकती हैं। तो ये इसमें कुछ इवेंट्स हम कराते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोड पे जाते हैं, जो चौराहे होते हैं वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं और वो ऐसे लोगों को रोकते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना है, उनको पुरस्कृत करते हैं एक गुलाब का फूल दे करके, और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उनको हम हार पहनाते हैं। उनको हार अभी इसलिए पहनाते हैं ताकि उनकी फ़ोटो पे हार ना चढ़े। ये थोड़ा सा एक फनी तरीका है उनको जागरूक करने का। और आई थिंक उन्हें इंसल्ट फील होगी तो वो चीज़ वो वापस दोहराएंगे। नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो इंसल्ट हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऑफेंड हो जाए, ऑफेंसिव हो सकती हैं ये चीज़ें, बट हम उनको हार इसलिए पहनाते हैं कि
ये चीज़ अभी जो हम आपके साथ कर रहे हैं, ये किसी और को आपके फोटो के साथ ना करना पड़े, जी। तो इसलिए आप हेलमेट पहनना शुरू करिए, ओके। सीट बेल्ट लगाना शुरू करिए और जो भी हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करिए। ओके। क्योंकि अगर आप देखें कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर कोई एक बाइक किसी दूसरे बाइक से लड़ती है, तो सामने वाले ने अगर हेलमेट नहीं पहना है और हमने हेलमेट पहना है, हम गिरे, हमारा सर मान लीजिए बचा है, लेकिन उसने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो उसके लिए ये एक्सीडेंट घातक हो सकता है। ओके सर, तो नेक्स्ट मैं अपने व्यूअर्स से यही बोलना चाहूँगी कि रोड सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट पहले पे मैं आती हूँ। ना मुंह है ना पैर है, फिर भी हर घर में मेरा ठहर है। मेरा काम है घर को चमकाना, बिना दिए कोई ताना। घर को चमकाना झाड़ू। यस, राइट। हाँ, तो ये हमारा कनेक्ट करता है स्वच्छता पखवाड़ा से, क्लीननेस ड्राइव से। हाँ। क्लीननेस ड्राइव, जैसा मैंने बताया कि हम लोग कैंपस में भी क्लीननेस ड्राइव करते हैं और बाहर भी क्लीननेस ड्राइव करते हैं। स्वच्छ भारत, आई थिंक आप क्लीननेस ड्राइव एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट मेरा है, आकार मेरा है उंगली जैसा, पर मैं हाथ नहीं हूँ। धूल से तुम्हें बचाऊं, पर मैं मास्क नहीं हूँ। आकार है मेरा उंगली जैसा, पर मैं हाथ नहीं हूँ। धूल से तुम्हें बचाऊं, पर मैं मास्क नहीं हूँ। ये तो टफ। थोड़ा सा सोचिए। आंसर है ग्लव्स। ग्लव्स भी हमारा रिलेट करता है क्लीननेस ड्राइव से। जी। नेक्स्ट है, गुड मेरे हैं इंसान जैसे, पर मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। है मेरा एक सुझाव, मुझे ना तुम तड़पाओ। एक अच्छे भविष्य के लिए मेरी तरफ तुम हाथ बढ़ाओ। फिर से एक बार पहली। गुण मेरे हैं इंसान जैसे, पर मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। पानी के लिए निर्भर हूँ, पर खाना खुद बनाता हूँ। है मेरा एक सुझाव, मुझे ना तुम तड़पाओ। एक अच्छे भविष्य के लिए मेरी तरफ तुम हाथ बढ़ाओ। पौधे, प्लांट। जी। वो एक लाइन बीच में मिस हो गई थी तो उसके वजह से नहीं समझ में आ रहा था। तो ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, ये प्लांटेशन। जी। तो प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। ये अगर मैं सभी से आग्रह ये करना चाहूँगा कि प्लांटेशन हमें सिर्फ एनएसएस में रहते हुए नहीं करना चाहिए, या जब तक हम एनएसएस का हिस्सा हैं तब तक नहीं करना चाहिए। प्लांटेशन हमें पूरे जीवन आजीवन करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। आई थिंक हमें एक पौधा लगाना भी चाहिए, क्योंकि पौधा लगाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। पौधा लगाने में बहुत ज़्यादा ना समय लगता है ना मेहनत लगती है, थोड़ा सा उसको केयर चाहिए। और आप ज़्यादा केयर क्या करेंगे, खाद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और एक समय के बाद आपको ये बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि इस पौधे को मैंने लगाया है, इसको मैंने सींचा है और अब ये इतना बड़ा पेड़ बन गया है। जी। तो एक ये अंदर से भी ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे आप अपना ख्याल रखते हो, आप अगर एक पौधे का ख्याल रखो तो वो आपके फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे जो आप 7 डेज स्पेशल कैंप करवाते हो, तो उस टाइम में बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट और बिटवीन, मतलब जब इवेंट चल रहा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप वहाँ से आ रहे हो? तो मतलब क्या ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ छूट रहा है? हाँ, देखिए, अगर मैं 7 डे स्पेशल कैंप की बात करूँ तो 7 डे कैंप का मतलब ये होता है कि हम 7 दिन और 7 रात हम कहीं कैंप लगाते हैं कैंपस से बाहर, और वहाँ रुकते हैं। तो 7 दिन और 7 रात उस जगह पे रहने के बाद वो मतलब एक तरीके से घर हो जाता है। हाँ। हम अपने साथियों के साथ, बाकी वॉलंटियर्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, ठीक है, बातचीत होती है, दिन में इवेंट्स होते हैं, सुबह योगा होता है, फिर अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने उत्तर धौना में एक कैंप लगाया, जो गांव है, तो उत्तर धौना में कैंप लगाया, 7 दिन वहाँ रुके, 7 रात रुके, जी। वहीं खाना बना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फिर लोगों से मिल रहे हैं। अवेयरनेस ड्राइव है तो अवेयरनेस के लिए लोगों के घर पे जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्लीननेस ड्राइव है तो गांव में झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। प्लांटेशन है तो गांव में प्लांट कर रहे हैं। तो ये एक हमें अंदर से एक ये चीज़ आती है कि ये हमारा घर है।
तो अगर ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो लोग घर से बाहर कभी नहीं रहे। अगर कोई इंसान है जो 12th तक अपने घर पे ही रहा, हाँ। उसने हर रात अपने घर पे उसने गुजारी है, सुबह उठ के वो स्कूल गया और फिर वापस घर आ गया। तो ये 7 डे कैंप उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो अपने जैसे 99 और लोगों के साथ होता है। हाँ। जिस एज ग्रुप का वो है उसी के आसपास के एज ग्रुप के 99 लोग और होते हैं, क्योंकि एक कैंप में 100 लोग ही जाते हैं जी। तो उसके साथ 100 लोग और हैं, जिसमें से हो सकता है कि 100 के 100 ही उसके जैसे हों या सब अलग अलग हों। प्लस हम गांव में जा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले, या धीरे धीरे जो पुराने होते हैं वॉलंटियर्स वो तो जानते हैं, उनको नए वॉलंटियर्स कभी नहीं मिले हैं, वो अभी उनके लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आई थिंक वहाँ पे जाना और उनसे बात करना हमें भी अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई आ रहा है और हमसे बातें कर रहा है। उत्तर धौना का जो गांव है जिसको गोद लिया गया है, वो उसका इस समय ये सीन है कि जब हम लोग जाते हैं एनएसएस वॉलंटियर्स, तो वो लोग देखते जो स्कूल के बच्चे हैं उत्तर धौना के, वो स्कूल के बच्चे शोर करने लगते हैं कि भैया दीदी लोग आ गए, क्योंकि वो पहचानते हैं। प्लस जब गांव के लोग देखते हैं तो वो हमें नीली टी शर्ट वाले बुलाते हैं जी। तो क्योंकि हमारी जो टी शर्ट है एनएसएस की वो ब्लू कलर की है, तो वो हमें नीली टी शर्ट वाले बच्चे बुलाते हैं। तो उनको नहीं पता है कि एनएसएस क्या है, या पता भी है तो कुछ लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं कि एनएसएस क्या है, तो वो या तो बीबीडी के बच्चे बोलते हैं या नीली टी शर्ट वाले बोलते हैं, जिसमें नीली टी शर्ट वाला ज़्यादा फेमस है। आई थिंक जब बार बार जाते होंगे तो वहाँ पे वो उन लोग को पहले से मतलब पता भी चल जाता होगा कि हाँ आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जब जैसे जो उत्कर्ष होता है फेस्ट हमारा, उसमें देखा है मैंने कि जो एनएसएस स्टॉल लगती है उसमें मैंने लोगो देखा था, वो बहुत ही मुझे मतलब बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, उसके जो कलर्स थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे उसके कलर्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, एनएसएस लोगो 3 चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करता है। एक है उसका चक्र, और 2 कलर्स उसमें यूज़ हुए हैं, एक रेड और एक ब्लू। जो चक्र है एनएसएस के लोगों में वो उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल से इंस्पायर्ड है। उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में एक रथ है जिसका जो पहिया है वो इंस्पिरेशन है इस चक्र का, जो ये दर्शाता है, ये बताता है कि हम एक कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। वो पहिया है, वो पहिया यानी घूमेगा, तो घूमता पहिया ये दर्शाएगा कि हम एक कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और जो 2 कलर्स यूज हुए हैं ब्लू और रेड, ये दर्शाते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये इस लोगों की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि एनएसएस आपने ज्वाइन किया तो आपके पर्सनालिटी पे भी इसका बहुत ही असर पड़ा होगा, तो आपको मतलब एनएसएस से आपकी कितनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ? देखिए, अब एनएसएस की बात अगर करें तो मैंने एडमिशन लिया, हमारा बैच था कोविड बैच। फर्स्ट ईयर में जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी, तो फर्स्ट ईयर तो हम घर पे ही रहे, 1 साल वो पूरा ख़त्म हो गया, दोनों सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए। सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो 3rd सेमेस्टर का स्टार्टिंग का पार्ट था वो हम लोग घर पे थे। फिर हम लोग कॉलेज आए, तो कॉलेज को समझने में मुझे 1 साल लग गया, क्योंकि मैं उतना ओपन नहीं था मैं, और 1 साल का समय ऑलमोस्ट 1 साल का समय मुझे लग गया कॉलेज को समझने में। तो मुझे ये पता था कि एनएसएस क्या है, मतलब कॉलेज में आने से पहले पता था कि एनएसएस क्या है, कम्युनिटी मतलब है, और पहले से ही पता था कि यहाँ पे एनएसएस कम्युनिटी है। तो कॉलेज में फिर मतलब मुझे फिर पता चला कि यहाँ पे भी एनएसएस है, काम करता है। तो मैंने एनएसएस का फॉर्म भरा जी, और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, ये थोड़ी काफ़ी मतलब मैं लोगों को बताता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में या अपनी जर्नी के बारे में। ये थोड़ी अलग जर्नी है जो मुझे लगता है नॉर्मल वॉलंटियर्स के अपेक्षा में। तो मैंने एनएसएस का फॉर्म भरा, एनएसएस का फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया, और वो मुझे आज तक नहीं पता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ फॉर्म। हो सकता है उसमें जो चीज़ें पूछी गई थी वो मुझे मतलब मैंने आंसर नहीं किया होगा ठीक से। फिर मुझे पता चला कि एनएसएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। अच्छा। तो मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ तो मुझे लगा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो क्या हुआ, एक बार जाके देखते हैं
क्या पता कुछ वहाँ पे हो जाए। हो जाए, इंटरव्यू ले लेंगे। जी। वहाँ पहुँचे हम लोग, हम्म। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर पता चला इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं। खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि हम लोग 4 बजे के आसपास पहुँचे थे, इंटरव्यू ख़त्म हो गए थे। हाँ। लेकिन फिर वहाँ पे पैनल अभी बैठा हुआ था इंटरव्यू का, वो लोग अभी लिस्ट पे ही काम कर रहे थे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पे। जी। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की कि सर इंटरव्यू ले लीजिए, प्लीज़ सर ले लीजिए। तो उनका कहना था कि आपको कॉल नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे लगता है मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो उन्होंने ऐसे मतलब लास्ट चांस के रूप में दे दिया कि ठीक है आओ बैठो। तो मैं बैठा पैनल के सामने, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। वो इंटरव्यू चला 1 घंटा। अब वो इंटरव्यू में जो पैनल बैठा था वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आंसर कर रहा था, मुझे आंसर करने में मज़ा आ रहा था और वो क्वेश्चन पूछने में उनको मज़ा आ रहा था। 1 घंटे तक चली ये बात। हाँ, क्योंकि उस इंटरव्यू में ये भी चीज़ इंक्लूडेड थी कि उन्होंने मुझे लाइव सिचुएशन दिया कि अभी अभी हम लोग कोविड से बाहर आए हैं, हम लोगों को उत्तरधौना जाना है जी। और गांव के 2 ऐसे लोग हैं जो ना कोविड के बारे में जानते हैं, ना वैक्सीन क्या होती है ये जानते हैं, और उनको हमें मुझे ये समझाना था कि वैक्सीन क्या है, कोविड बीमारी क्या है और हमें ये वैक्सीन कैसे बचाएगी कोविड से। तो ये ऐसे लाइव सिचुएशंस दे करके मेरा इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने सिचुएशन दी, आपको बताना है वो चीज़ कि क्या आप उस टाइम पे करोगे। तो मैं सामने अगर कोई एक ऐसा इंसान खड़ा है जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, उसके पास ज़ीरो नॉलेज है, तो ज़ीरो नॉलेज वाले इंसान को मैं कैसे समझाता हूँ इसके बारे में, इसके फ़ायदे, कि वो कन्विंस हो जाए और वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो मेरे सामने 2 लोग खड़े किए गए थे, वो थे कॉलेज के थे, बट उनको ये बताया गया था कि आपको इस बारे में ज़ीरो नॉलेज है और फिर मुझे समझाना था उनको। तो फिर मैंने वो किया, और भी चीज़ें पूछी गई, ब्लड डोनेट कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद की जर्नी में अगर आगे बढ़ूँ, सिलेक्शन हो गया मेरा। मुझे लगा नहीं था कि होगा, क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू हुआ। फिर कुछ पैनल ने ऐसा लगा होगा कि ये मुझे क्यों उलझा रहे हैं चीज़ों में। मुझे ये लगा कि पैनल मुझे उलझा रहा है, इतने टफ सिचुएशंस दे रहा है कि शायद सामने मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लिया गया एनएसएस के, ठीक है, जीएल अपॉइंट कर दिया गया। फिर टीम मैंने सेलेक्ट की थी डिसिप्लिन। तो क्योंकि एक अंदर अंदर हम लोगों के मन में ये रहता है कि लॉ के स्टूडेंट हैं, थोड़ा डिसिप्लिन देखेंगे, अच्छा रहेगा, इवेंट्स में मजा आएगा। तो डिसिप्लिन टीम मैंने ज्वाइन की। डिसिप्लिन ज्वाइन करने के बाद हमारा पहला इवेंट था एनएसएस डे। एनएसएस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 सितंबर को, क्योंकि वो स्थापना दिवस है 24 सितंबर एनएसएस का। तो एनएसएस डे हमारा पहला इवेंट था। नया वॉलंटियर था मैं, हम लोगों को बुलाया गया प्रैक्टिस के लिए, हम लोग गए। तो मुझे ऑफर किया गया कि एक स्पीच बोलनी है नीलांक, क्या तुम बोल दोगे? तो आई थिंक अभी आपका टेस्ट ही चल रहा है। हाँ, अभी मेरा टेस्ट ही चल रहा है उस टाइम पे। तो बीइंग अ डिसिप्लिन वॉलंटियर मुझसे कहा गया कि स्पीच बोलनी है, स्पीच बोल दोगे? तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा हाँ सर बोल देंगे। और फिर स्पीच का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ और वो स्पीच याद करके बोलनी थी बिना देखे। तो वो स्पीच याद की मैंने। पोडियम था या फिर? पोडियम था, बट वहाँ मुझे ऑप्शन दिया गया था कि सेंटर स्टेज लेना है या पोडियम लेना है, तो मैंने पोडियम सेलेक्ट किया था। बट ये ऑप्शन के साथ साथ ये भी था कि पोडियम पे बोलना है या सेंटर स्टेज पे बोलना है, तो स्क्रिप्ट नहीं होगी आपके पास। तो स्क्रिप्ट मैंने याद की, फिर वो मैंने स्पीच डिलीवर की। फिर मेरे पास अगले दिन, एनएसएस डे के अगले दिन ये ऑफर आ गया कि हमारी लिटरेरी टीम ज्वाइन कर लीजिए आप। मतलब तो आपने इतना अच्छा बोला कि वहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि अच्छा बोला। तो उस टाइम एडिटर इन चीफ थी मरियम फातिमा मैम। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि नीलांक आप इसमें आ जाइए, एलोकेंट्स में आ जाइए। एलोकेंट्स टीम है हमारी, जिसको लिटरेरी टीम भी कहते हैं। तो मैंने एलोकेंट्स ज्वाइन किया। एलोकेंट्स टीम का एक और काम होता है इवेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। तो जैसे ही मैंने टीम ज्वाइन की, मुझे ये टास्क दे दिया गया कि इवेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करिए हमारा। तो मैंने सोचा काफ़ी बोरिंग काम है, कर लेते हैं, क्योंकि अभी नया वॉलंटियर था, क्या पता निकाल दिया जाए। डिसिप्लिन में ही रहना था। नहीं, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन में रहना था, बट मेरा था कि बोरिंग काम है बट कर लेते हैं, क्या पता निकाल दिया जाऊँ, मैं नया वॉलंटियर हूँ अभी। मतलब स्टार्टिंग में एकदम नींव मजबूत करनी थी आपको। हाँ, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
ये एक वो है मेरा नेचर है, स्वभाव है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वहाँ पहचाने, या आप मेरा एम्बिशन कहिए या जो भी कहना चाहें आप कह सकती हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि मैं ये इतना एम्बिशियस हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम से जाने और मेरे बारे में उनको पता हो कि। और ये चीजें तभी होंगी जब आप वहाँ पे कुछ चीजें अपने परफॉर्म करोगे। तो इसके लिए इंसान को आउट ऑफ द लीग काम करना पड़ता है। अगर सब लोग 100 लोग वो काम कर रहे हैं और उसमें से 101 आप बनते हैं जो लीग से हट के काम कर रहे हैं, तो वो 100 लोग तो एक साथ काउंट होंगे, आप अकेले अलग काउंट होंगे। तो ये मेरा मानना है। तो उसके वजह से फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि एनएसएस को एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। बट फिर ये डर भी था कि क्या पता निकाल दिया जाए, इतनी मेहनत से 1 घंटे इंटरव्यू दे करके मैं आया हूँ एनएसएस में। तो वो इवेंट रिपोर्ट बनाई मैंने, तो फिर सामने से कमेंट आया कि नहीं इवेंट रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ये अब से तुम ही इवेंट रिपोर्ट बनाओगे। तो अब मुझे लगा कि ये तो आपको लगा अब तो नहीं निकाला जाऊंगा। हाँ, फिर मुझे लगा कि अब तो हो गया, अब तो सीट कंफर्म है मेरी यहाँ पे एनएसएस में। फिर उसके बाद एडिटर इन चीफ थी जो मरियम मैम, उनके अंडर मैंने काम किया। और धीरे धीरे मैं डिसिप्लिन टीम से बाहर हो गया क्योंकि मुझे एलोकेंट्स में मजा आने लगा। आपने छोड़ दिया डिसिप्लिन? हाँ, मैंने डिसिप्लिन टीम ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं डिसिप्लिन टीम की तरफ कम एंगेज रहता था, मैं एलोकेंट्स की तरफ ज्यादा। सोचा होगा ज्वाइन तो ये किया था और काम उसमें कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द इवेंट में मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में देखा था। मतलब आपने काफी बार एंकरिंग की है ऑडिटोरियम में भी। वो मैं टोटली मैं शिफ्ट हो गया एलोकेंट्स की तरफ से। फिर अगला साल आया, उसमें मुझे एडिटर इन चीफ बना दिया गया। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं एडिटर इन चीफ बनूंगा, क्योंकि किसी भी वॉलंटियर का सेकेंड ईयर ही है अभी। वो अभी तुरंत वो वॉलंटियर से एक स्टेप ऊपर गया और वो सीधे कोर मेंबर्स में आ गया। बट एडिटर इन चीफ बनाया गया। फिर एडिटर इन चीफ रहते हुए 1 साल काम किया मैंने। उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अभी तक मैं एक सिंगल वॉलंटियर था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। मैं एक टीम का हिस्सा था। अब मेरे पास एक टीम है जिसमें 10-12 लोग हैं, 18 लोग हैं, जिनसे मुझे स्पीच बुलवानी है, उनको सिखाना है कि स्टेज पे कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। आपको बोलना है तो शब्दों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही होना चाहिए। आई थिंक सिखाते सिखाते हम भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम उसको कुछ सिखा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली बैठती है कि हमने उसको ये बोला है, तो इस चीज़ का ध्यान हम भी देते हैं कि अगर मैंने उसको ये डायरेक्शन दिया है और वो चीज़ मैं खुद ना फॉलो करूँ तो फिर वो क्यों करेगा। तो फिर 1 साल एडिटर इन चीफ बनते हुए निकला। फिर अब ये साल है जिसमें मुझे स्टूडेंट हेड बना दिया गया है। अब देखते हैं ये साल कैसा जाता है आगे। ओके, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी एनएसएस का बहुत बड़ा रोल है। तो यहीं पे हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल। नीलांक, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। तो ये थे हमारे साथ नीलांक राव, जिनसे हमें बहुत सी किस्से कहानियाँ जानने को मिली, और बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के ज़रिए इन्होंने बहुत सी बातें एनएसएस के बारे में व्यूवर्स को बताईं। तो और भी एपिसोड्स के लिए बने रहिएगा बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के साथ।